नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। जहाँ वक्फ बोर्ड के विषय में चर्चा इस समय जोरों पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और उसे जो है एक हफ्ते के लिए डिसीजन को पेंडिंग कर दिया है। लेकिन एक हफ्ते बाद क्या होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का बिल जो है, संशोधन बिल, लोकसभा में भी पास हुआ है, राज्यसभा में भी पास हुआ है, राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया है और उसको जो है पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल की गई है, उसके जो है उसकी हियरिंग शुरू हुई और उसको एक हफ्ते के लिए पेंडिंग रखा गया है। एक हफ्ते बाद क्या होगा इस पर सबकी नज़र है। लेकिन वक्फ बोर्ड का मामला जो है काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि लाखों एकड़ ज़मीन का ये मामला है और ये ज़मीन जो है किसके नाम से है, किसके नाम से नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। ऐसे तमिलनाडु में तो एक गांव के ऊपर ही पूरी कार्रवाई हो गई जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर इलीगल रूप से बसी हुई है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना जायज़ है, क्या स्टे लेना भी एक जायज़ है, क्या एक कानून का एक तरीका है। क्योंकि सांसद हैं उत्तर प्रदेश के निशिकांत दुबे जी, उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून हो, अगर लोकसभा में पास होती है, राज्यसभा में पास होती है, राष्ट्रपति साइन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे दखल अंदाज कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही सब कुछ है तो लोकसभा और राज्यसभा बंद कर देनी चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी उनके ऊपर लगा हुआ है और कोर्ट ने भी उनको काफ़ी कुछ सुनाया है। तो क्या है पूरा मजरा और क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा का विषय तो बनता ही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये वक्फ बोर्ड बिल का हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जब वक्फ बोर्ड बिल का चर्चा नहीं था तब भी हमने वीडियो बनाया था कि इसके ऊपर कानून आना चाहिए, संशोधन बिल फिर से इसका पास होना चाहिए, और हुआ भी वो। और लेकिन अब इसमें जो है विपक्ष जो है अपना फायदा देख रही है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक पूरा सीधा सीधा इसमें लगा हुआ है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी चीज़ें जो है लफड़े हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद का ताज़ा उदाहरण। इस पर क्या कहेंगे? खासकर सबसे पहले ये शुरुआत की बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, तो जो पेंडिंग है, एक हफ्ते बाद जो डिसीजन आने वाली है, किस तरह का डिसीजन हो सकता है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर पहले तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि एक हफ्ते बाद जो डिसीजन आने वाला है वो कैसा डिसीजन होगा, एक हफ्ते बाद कोई डिसीजन होगा ही नहीं जी। एक हफ्ते का टाइम भारत सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए दिया है। जो वक्फ का जो अमेंडमेंट एक्ट जो बना है 2025 का, जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने भी उस एक्ट को अप्रूव करा, तो उस एक्ट को इन्होंने चैलेंज किया है। एक तो सर आज की डेट में हिंदुस्तान में एक बड़ी विचित्र स्थिति है, जो भी एक्ट बनता है वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो जाता है सर जी। तो ये एक नई बीमारी चल रही है कि जो भी भारत सरकार करेगी, सरकार किसी की भी होने दो, भाजपा की होने दो, कांग्रेस की होने दो, कल किसी और पार्टी की भी बनेगी, अगर वो कोई भी कानूनन संशोधन करती है और कानूनन कुछ भी कोई नया कानून लाती है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने इसमें संशोधन किया वक्फ एक्ट में, तो ये संशोधन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में 70-72 पिटीशन एक ही दिन में फाइल हो गई। जी बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई जो भी कानून संसद से पारित होगा, क्या हर कानून सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा? और अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हर कानून को एंटरटेन, हर एप्लीकेशन को, हर पिटीशन को एंटरटेन करने की जरूरत है? तो ये एक बड़ी खतरनाक और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। और सर आपने अभी जैसे शुरुआत में एक बात कही कि तमिलनाडु में एक गांव जो है वो इलीगल वक्फ की जमीन पे बसा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। वक्फ ने वो जमीन इलीगली कब्जा करी है। वो गांव तो बहुत पहले से था, वो मंदिर तो बहुत पहले से था। अगर वक्फ की आप बात करें तो वक्फ जो है, तो वक्फ तो इस्लाम से पहले तो कोई वक्फ था नहीं। तो अगर कोई मंदिर सर 1600-1700 साल पुराना है तो 1300 साल पुराना धर्म कैसे वक्फ का हो गया? तो ये सोचने वाली बात है, जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं। और जो अब जो ये अमेंडमेंट के ऊपर जो चर्चा होगी वो सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी खतरनाक चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर वक्फ जो है वो बना मुसलमानों के फायदे के लिए था जी। लेकिन आप मुझे बताइए, आज सर भारतीय रेल, भारतीय सेना, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद सबसे ज्यादा जमीन है किसी के पास तो वक्फ बोर्ड के पास है। और फिर भी मुसलमान के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाने के लिए
उनके पास पैसे नहीं है, वो आज इधर उधर काम कर रहे हैं। तो ये जो 8-10 लाख एकड़ जमीन आपने अपने कब्जा करके रखी है, इसमें आपने बनाया क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो जिस समय पे ये पिटीशन फाइल हुई थी असुद्दीन ओवैसी से या और जो लोग हैं या कपिल सिब्बल से या फिर मतलब अभिषेक मनु सांघवी से, ये पूछना चाहिए था कि भाई ये 8 लाख जमीन का तुमने किया क्या? पहले इसका तो ब्यौरा दो। कितने स्कूल बनाए, कितने तुमने हॉस्पिटल बनाए, कितनी बेवाओं को तुमने काम दिया, कितने यतीम बच्चों के लिए तुमने पढ़ाई के लिए कुछ किया? भाई वो तो कुछ है नहीं। आर्टिकल 32 में, हाँ जी, ये आर्टिकल 25 में ये को संविधानिक मतलब हमें अधिकार दिया गया है और ये हमारे जो पर्सनल चीजें हैं ये उनसे छेड़छाड़ है। अरे भाई, जब आप इस देश में रह रहे हो, आप इस देश के बाशिंदे हो, जब आप इस देश के नागरिक हो, तो आपका पर्सनल रह क्या गया जी। तो सरकार आपके बेनिफिट के लिए फायदे के लिए कानून ना बनाए। मतलब क्या है कि जो नीचे के जो मुसलमान लोग हैं उनको तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनके जो महानुभाव जिन्होंने ये वक्फ के ऊपर जो कब्जा करे बैठे हैं, सबसे ज्यादा मिर्चा उनको लगी हुई है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ चली जाएगी। हाँ, अब देखिए, जैसे आज की डेट में वक्फ बाय यूजर है, सबसे बड़ा कंसेप्ट जो है वक्फ बाय यूजर है। मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े बेसिक अंदाज में इस बात को समझाता हूँ। आप हिंदू हो, आपके पास 2 मकान है, एक मकान उठा के आपने किराए पे दे दिया, आपने उसमें टेनेंट रख लिया और वो टेनेंट आपने एक मुसलमान को बना रख दिया। कोई बात नहीं भाई, अब इस देश का नागरिक है तो उसको समान अधिकार प्रस्तुत है, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो आदमी जब उस जगह पे जाता है तो वो भाई मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है उसका अभी घर हो गया, उसका आशियाना हो गया, तो उसमें नमाज तो वो अदा करेगा ही। अब एक दिन उसने 4 आदमी और बुला लिए नमाज पढ़ने के लिए। इस तरह से कर करके उसने धीरे धीरे वहां पे नमाज पढ़नी डेली चालू कर दी। और फिर बाद में उसने क्योंकि अभी देखिए, एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है जी, उसने आपके घर में टेनेंसी ली और उस घर में वो रोज नमाज पढ़ रहा है, फिर जाके वक्फ में एक वफनामा बना दे कि भाई मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, अब से जमीन वक्फ की हो गई। तो ये जो कंसेप्ट है वक्फ बाय यूजर, ये सबसे खतरनाक कंसेप्ट है। इसी का संशोधन हुआ है। इसी का संशोधन हुआ है कि भाई वक्फ बाय यूजर नाम की कोई चीज जो है वो मानी नहीं जाएगी सर जी। अब मुद्दा ये है कि सर आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जैसे मैंने एक दिन देख रहा था कि कुरला में कहीं बरसात हो रही थी तो मस्जिद नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ हमारे घर में, यहाँ पे नमाज पढ़ लो। अच्छा ठीक है भाई, तुमने वहां नमाज पढ़वा ली, लेकिन सामने वाले को भी तो ये समझना चाहिए कल को वंस ए वफ इज ऑलवेज ए वफ। एक बार जो वफ हो गया वो हमेशा के लिए वफ होगा। अब आधी से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो वफ बाय यूजर के नाम पे कब्जाई गई है। अच्छा चलो, कब्जाई गई है, जो करी गई वो एक अलग बात है साहब, लेकिन उन जमीनों पे बना क्या सर? 1 करोड़ की जमीन है, उसके अंदर होटल बने पड़े, उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनी पड़ी, किराया आ रहा है 1 रुपया, 100 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया। आप संभल का केस देख लो और ऊपर से आपका तुर्रा ये है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा चल रही है सर, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मतलब एक बड़ा अलग चीज की बात थी। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह के केसेस में 2 या 3 तरह के भाव व्यक्त करेगा तो उन भावों की चर्चा तो होगी। अब जैसे राम जन्मभूमि का जब केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो आपने कि रामलला यहाँ पैदा हुए थे ये कह के या नहीं हुए थे, आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया, सब कुछ कराया, उसकी रिपोर्ट मंगाई। अब वैसे ही जब ये वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई कागज क्यों नहीं दिखाओगे, कागज तो सबके पास ही है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई आज से 200, 300, 400 साल पुरानी मस्जिद जो है वो उसके कागज ये कहाँ से लाएंगे सर? उन मस्जिदों की तो बात ही नहीं चल रही, या उन जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल है उनकी तो बात ही नहीं चल रही। बात किनकी चल रही है? जो ये वक्फ बाय यूजर जो आपने 1950 के बाद किए हैं सर, उनकी बात चल रही है सर। तो क्या जो जिस तरह से कानून का संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा, क्या डिसीजन दे सकता है? हम मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। आपके दर्शकों के लिए मैं एक बात बता दूं साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा नहीं लेगा वो एक बात की बात है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का एक रोल समझ लो जी। पार्लियामेंट का एक रोल है कि जो कानून बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है जो उस कानून की व्याख्या करेगा जी। तो कोई भी आदमी जो भारत सरकार के बनाए हुए कानून से सेटिस्फाइड नहीं है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकता है कि भाई ये हमारे संविधान के अनुसार नहीं है तो इस कानून को सेट असाइड कर दो। बिल्कुल। अब वो हुआ है नहीं है जी, और ना ही वो होगा जी, ना ही वो होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका अधिकार है उससे
जो आज जनरल पब्लिक में जो बात चल रही है, जैसे आपने निशिकांत दुबे जी का नाम लिया, इससे पहले तो भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी शाह साहब के लिए ऐसा ही कहा था। वो आज देख लें वीडियो जो उन्होंने कहा था। उन्होंने तो ये तक कहा कि भाई शाह साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उस समय पर, वो थोड़ी जानते हैं कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हम तो जो कानून बना रहे हैं वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को या कंडीशन को क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये कानून को डिसमिस कर सके? अगर वो कानून संविधान के अंतर्गत नहीं आता तो उस कानून को डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कानून संविधान के अंतर्गत आता है तो उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा, तो आप ये समझ लीजिए कानून को इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है जी। उसका कोई तय पैमाना नहीं है कि ऐसी कंडीशन में आप करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये करेंगे। उनको लगा कि हाँ भाई ये आर्टिकल 32 में बराबर है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, तो कानून गया। अगर उन्हें नहीं लगा तो भाई कानून वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है उसको अब ये देखना पड़ेगा कि भाई मतलब न्यायपालिका को किस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक समावेश बने और एक इक्वलाइजेशन बने, और ताकि जिसकी वजह से जो कानून भारत सरकार बनाए, सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो कानून हर कानून को चैलेंज ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कुछ एक एसओपी, कुछ गाइडलाइंस ऐसी बनानी पड़ेगी। 370 हटा तो चैलेंज कर दिया जी, 45 दिन उसके ऊपर बहस चली जी, उसके ऊपर ये वक्फ के ऊपर अब चले गए हैं जी, इससे पहले आप सीएए के ऊपर चले गए, आप एनआरसी के ऊपर चले गए। मतलब देश की जो सरकार है वो कोई कानून ही नहीं बनाए। अरे तो फिर जब जनता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, रोज नई चीजें फेस हो रही हैं, नए स्कूल चाहिए, नए कॉलेज चाहिए, नई भूमि का अधिग्रहण करना है, क्या उसके लिए सरकार कानून नहीं बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी सरकार कानून? सरकार कानून बनाएगी। अब हर कानून का अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड करने लगेगा तो फिर तो सर जो निशिकांत दुबे जी की बात है वो मुझे सही लगती है कि भाई ताला लगा दो पार्लियामेंट को। तो अभी आखिरी सवाल यही है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या लगता है आपको कि आप लॉ के हिसाब से अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है 1 हफ्ते का जो समय मांगा है सरकार से भी और डिसीजन लेने के लिए भी, क्या डिसीजन दे सकता है? क्या इसको और आगे भी लंबा ले जा सकता है? इसमें कुछ संशोधन सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ कर सकती है। उस दिन जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके कुछ जो पर्टिकुलर सेक्शंस है उन पे इंट्रीम ऑर्डर के तौर पे स्टे देना चाहता था जी। वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट के टाइम में बहुत अच्छी तरह से वो बात रख दी थी। तो उस समय पे जब अपने तुषार मेहता जी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो बोला कि भाई आप हमारी बात सुन लीजिए, तो अगले दिन जब वो आए तो भारत सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि हम ये 2-3 सेक्शन जो आप कह रहे हैं इनको लागू नहीं करेंगे जी, जब तक कि इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी। वो कह के सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंट्रीम ऑर्डर जो है एक तरह से टाल दिया और 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन को आप ये आइए। अब इसमें एक जब ये 7 दिन बाद अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद जो ये पार्टी हैं ये रिजॉइंडर भी फाइल करेंगी अपना, और उसके बाद इस पे बहस छिड़ेगी और तब ये होगा। अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं जज साहब के दिमाग में क्या चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो वक्फ का कानून बना है वो बिल्कुल सही बना है और मुसलमानों के फायदे में बना है, और मुसलमानों को अपनी पिटीशन यहाँ से विड्रॉ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो अब कानून बना है वो रियल में उन लोगों के लिए बना है जिनके लिए वक्फ आप बनाते थे, इसको जरूरत है। हाँ, ना कि उनके लिए जो ऑलरेडी पैसे खा के बैठे हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये जो वक्फ की जो जमीन है 6 लाख 7 लाख 8 लाख एकड़ जमीन है, इस पे अच्छे स्कूल बने, अच्छे जो कॉलेजेस बने, अच्छी फैक्ट्रियां बने जिसमें मुसलमानों के बच्चे काम करें, हिंदुओं के बच्चे काम करें, सिखों के करें, पारसियों के करें, सबके करें, तो फायदा है उस वक्फ का। नहीं तो फायदा क्या है इसका? आप सेठों के पैसे जेब भर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल विवेक जी। तो ये थे विवेक जोशी जी जो कि एडवोकेट हैं, और हम इनसे चर्चा यही कर रहे थे वक्फ बोर्ड बिल का, जो संशोधन बिल का जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, क्या हो सकता है आगे रिजल्ट, क्योंकि लोकसभा में पास होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी के पास होने के बाद इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय ले सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।